सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का व्याकरण का पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण, उसे पढ़ने जा रहे हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है? जैसे कि बच्चों आप पहले कक्षाओं में पढ़ते चले आए कि भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक। और व्याकरण से क्या पता चलता है? व्याकरण से भाषा को शुद्ध रूप मिलता है। तो बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, इसी बात को समझने जा रहे हैं। बच्चों कहते हैं सभ्यता के आरंभ में मनुष्य अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए संकेतों का प्रयोग करता था, यानी इशारों का प्रयोग करता था। लेकिन इन संकेतों से सारी बातें और भाव व्यक्त नहीं हो पाते थे, पूरी बात पता नहीं पाते थे। अतः सारे भावों और विचारों की पूरी तरह अभिव्यक्ति के लिए हमें भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। यानी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके माध्यम से अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकें। मनुष्य ने अपने प्रत्येक ध्वनि संकेतों से भाषा को विकसित किया। जो भी ध्वनियां, संकेत करने पर जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उनसे भाषा की उत्पत्ति की। यानी वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। यानी ये भाषा की डेफिनेशन। भाषा की ध्वनियों से मिलकर शब्द बने हैं और उन शब्दों से ही हम अर्थ ग्रहण करते हैं। ये अर्थपूर्ण शब्द ही वाक्यों का निर्माण करते हैं। यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है, निरर्थक शब्द नहीं, जिन शब्दों में अर्थ हो, उन्हीं से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। अपने भावों और विचारों को इन वाक्यों के रूप में प्रकट करते हैं। अब बच्चों, जैसे कि पुरानी क्लास, पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। यहाँ पर आपको लिखित भाषा के रूप में दर्शाया गया है कि मौखिक भाषा क्या है? जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि ये व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, यानी संबोधन कर रहे हैं। नेताजी सभा को संबोधित कर रहे हैं, श्रोता ध्यानपूर्वक विचारों को सुन रहे हैं। ये बोलना और सुनना, यही मौखिक भाषा है। ये भाषा का मौखिक रूप है और ये ज्यादातर लोग इसी रूप को प्रयोग करते हैं। अतः कह सकते हैं हम मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यानी भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है, श्रोता सुनकर समझता है। भाषा को मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप में क्या होता है बच्चों? लिखित रूप यानी जैसे यहाँ पर चित्रांकन किया गया है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये अखबार पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। भाषा का यह रूप स्थायी है। इस रूप में हासिल करने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी पढ़े लिखे होना जरूरी होता है। साक्षर तथा पढ़े लिखे लोग ही इस भाषा का अच्छी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जाता है, यानी जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको लिख करके संचित करना। पत्र लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, सार लेखन लिखित भाषा के ही उदाहरण। यानी लिखित भाषा की यहाँ डेफिनेशन है बच्चों। भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसके विचारों को समझता है, वो भाषा का लिखित रूप कहलाता। अब आती है बच्चों सांकेतिक भाषा, जो कि वैसे उसका प्रयोग किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में समझ लेते हैं। सांकेतिक भाषा कहते किसे हैं? सांकेतिक भाषा हृदय के अनेक भाव हम शारीरिक हाव भाव यानी इशारों द्वारा समझाते हैं। जैसे क्रोध संकेत आंखों से पता चलता है। बोलते समय अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए हाथों द्वारा हम संकेत करते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही बोलता नहीं, वो हाथ से संकेत करता है और जाने के लिए कहता है। ये भाषा का संकेत रूप कहलाता, सांकेतिक रूप कहलाता। यानी
शारीरिक अंगों तथा भाव संकेतों से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों, लिपि। लिपि माने जो भाषा हम लिखते हैं उसके चिन्ह कौन से होते हैं, लिपि क्या होती है, कैसे वो भाषा लिखी जाती है, यानी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। लिखित भाषा के लिए ध्वनियों के जो चिन्ह दिए गए हैं वे चिन्ह भाषा के रूप को धारण करते हैं तथा लिखित की संज्ञा पाते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि जो है बच्चों देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी इत्यादि। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारा बोली। बोली क्या होती है कि जब बोली का एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा या क्षेत्रगत यानी सीमित जगह में, वो बोली कहलाता है। बोली में ही मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां, लोकगीतों, लोक कथाओं आदि का सौंदर्य देखा जा सकता है। केवल मौखिक रूप ही इसका कारण है। ये स्थान स्थान पर मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये भाषा जो बोली जो है वो बदलती रहती। जैसे बच्चों बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, मैथिली, अवधी, कन्नौजी, मगही, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमाऊनी, गढ़वाली, भोजपुरी आदि बोलियां हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं, यानी जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, ज़्यादा जगह पर वो बोली जाती तो बोली उपभाषा बन जाती और उसमें साहित्य की रचना की जा सकती। जब बोली उपभाषा बन जाए, ज़्यादा जगह घेर ले, ज़्यादा क्षेत्रफल बड़ा हो जाए उसका, तो वो साहित्य रचना की जा सकती। जैसे बच्चों ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली, इन चारों बोलियां हैं किंतु इसमें साहित्य रचना की गई है। इस कारण से चारों उपभाषाएं बन गई हैं। अभी हमने उपभाषा के बारे में पढ़ा। अब हम बच्चों साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य क्या चीज है। साहित्य बच्चों प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। ये अपनी पुरानी से पुरानी पीढ़ियों के द्वारा संचित होता आ रहा है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। इसमें बच्चों साहित्य दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। सबसे पहले हम गद्य साहित्य को जान लेते हैं। गद्य साहित्य में बच्चों कहानी, कथा, संस्मरण, निबंध, पत्र, रेखा चित्र, एकांकी, जीवनी, उपन्यास, नाटक आदि लिखे जाते हैं, यानी गद्यांश में। और पद्यांश में बच्चों कविता, छंद, सवैया, सोरठा, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं पद्यांश में। इनके कुछ जैसे गद्य के साहित्यकार भी यहाँ पे दे रखे हैं। महादेवी वर्मा जिन्होंने गिल्लू की रचना की, मुंशी प्रेमचंद गोदान की इन्होंने रचना की, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी की रचना की इन्होंने। तो ये गद्य साहित्य। अब आपका काव्य यानी पद्य साहित्य। पद्य साहित्य अभी मैंने बताया था छंद, सवैया, और इसमें जो रचनाकार मान लीजिए सूरदास थे, कबीरदास थे, बिहारी जी थे, आपके मीराबाई थी इत्यादि, ये साहित्यकार थे, इन्होंने रचना करी।
अब बच्चों हम जानते हैं व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या है। बच्चों व्याकरण जो है, जो हम जो भी लिखते हैं वो सही है या गलत है, वर्णों, शब्दों और वाक्यों के क्रम व्यवस्थित हैं या नहीं, यानी जिस जगह पे उन्हें लिखना है वहां पर लिखे हैं या नहीं, वर्तनी अशुद्ध तो नहीं है। ये इन सारी चीजों की जानकारी हमें किससे होती है बच्चों? व्याकरण से होती है। अतः हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण द्वारा ही भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसलिए भाषा की व्यवस्थित समझ के लिए व्याकरण पढ़ना बच्चों बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों यहाँ पर व्याकरण के कुछ अंग दे रखे हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम वर्ण कैसे बनाते हैं, उनकी बनावट कैसे होती है, उनके बारे में जानते हैं, जो कि हम आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे इनको। शब्द विचार यानी शब्दों के भेद, उत्पत्ति आदि के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। और अंत में वाक्य विचार, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम व्याकरण के द्वारा ही जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका जो ये पाठ था व्याकरण का वो समाप्त होता है।